औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको पता है दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो कम क्वांटिटी में होती है और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे दो चीज़ों से मिलके बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट जैसे हम कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हम शरबत बनाते हैं या कोई चीज़ भी, तो उसमें आपको पता है शरबत बनाने के लिए हमारे पास जो हम लेते हैं पानी वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और अगर हम शुगर लेते हैं तो वो कम क्वांटिटी में होती है। तो आपके पास जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो शुगर होगी वो सॉल्यूट होगा। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि यही दो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके सॉल्यूशन बनता है। तो आज हम इनको स्टडी करते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट अपॉन देयर नेचर एंड स्ट्रक्चर। कि जो आपके पास सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं? ये डिपेंड कर रही होती हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आपने डाले हैं। ये डिपेंड नहीं कर रही होती उसकी नेचर पे या स्ट्रक्चर पे। कितनी टाइप्स होती हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्यों कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो आपने तीन जो है वो बीकर ले लिए या तीन फ्लास्क जो भी है तीन ले लिए, नंबर 1, 2 और नंबर 3। अब एक में हमने तीनों के अंदर हमने 1 kg वाटर डाला, वाटर यानी सॉल्वेंट, और जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं इसके अंदर 6 ग्राम यूरिया, इसके अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज और इसके अंदर 34 ग्राम सुक्रोज हमने डाली है, ठीक है। जब आपके पास पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, लेकिन जब आप जैसे सॉल्यूट इसके अंदर डालते जाएंगे तो अब ये किस में चेंज हो गया? सॉल्यूशन में, ठीक है। अब तीनों के तीनों सॉल्यूशन बन गए हैं, सॉल्यूट इसमें एंटर करते जाएंगे। तो अब क्या चीज़ है कि जो सॉल्यूशन है इन सब सॉल्यूशन में की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ मोल हैं वो सेम है। तीनों जो सॉल्यूशन है उनमें वेपर प्रेशर इक्वल अमाउंट में लोअर होगा, तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एलिवेट होगा अप टू 0.052, और तीनों का टेम्परेचर जो होगा वो डिप्रेस होगा 0.186 सेंटीग्रेड। अब ये जो तीनों सॉल्यूशन हैं इन पे इनकी नेचर और जो मैस है वो डिफरेंट है, ठीक है। नेचर भी डिफरेंट है और इनका मैस नंबर भी तीनों का डिफरेंट है, यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। लेकिन तीनों की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम है। वेपर प्रेशर की डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन, तीनों की सेम है। आखिर ये क्या रीज़न हो सकती है कि तीनों की सेम है? तो तीनों की रीज़न ये है, ये बोर्ड क्वेश्चन भी पेपर में आता होता है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तीनों का एक मोल है, तीनों कंपोनेंट 1 मोल है। उनके 1 मोल आपको पता है इक्वल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। इसलिए तीनों की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज़ ये किस चीज़ पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है? डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे, उसकी नेचर और स्ट्रक्चर पे। सॉल्यूट की नेचर और स्ट्रक्चर पे हम डिपेंड नहीं कर रहे होते बल्कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ गई वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अगर नाम से पता चल रहा है तो आपको पता चल रहा होगा कि वेपर्स जो कि जब पानी बॉयल होगा या सॉल्यूशन बॉयल होगा तो जो उड़ते हैं वो वेपर होते हैं। वो जो वेपर जब उसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ये आपके पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट है, इसके ये वेपर्स बनेंगे। जब ये वेपर्स ऊपर उड़ेंगे तो ये अगर कंटेनर बंद है तो वेपर्स उड़ने के बाद वही प्रेशर नीचे की तरफ लगाएंगे। जब ये वेपर्स नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर।
लेकिन अगर हमने इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट बाहर से ऐड कर दिया, सल्यूट ऐड करने की वजह से ये सॉल्वेंट किस में चेंज हो गया, सॉल्यूशन में। जब सॉल्यूशन में चेंज हो गया तो अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में जैसे ही चेंज होगा तो सॉल्वेंट और सल्यूट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ज़ोर से आपस में जकड़ लेते हैं ये, क्योंकि उनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाती है। जब बॉन्डिंग बन जाती है तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको ज़्यादा टफ हो गया है, अब जो वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे, ठीक है। और अब हमें ज़्यादा टाइम चाहिए इसको बॉयल करने के लिए। सॉल्वेंट जल्दी बॉयल हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हम सल्यूट डालेंगे तो सल्यूट डालने की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वेपर्स बनना टफ हो जाएगा। अब जितना ये ज़्यादा वेपर्स बन रहे थे, अब यहाँ पे वही कम वेपर्स बनेंगे और ज़्यादा हमें टाइम चाहिए इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब आपके पास क्या चीज़ हो गई है, यहाँ पे मोर वेपर प्रेशर है सोल्यूशन सॉल्वेंट का, यहाँ पे लेस हो गया वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, क्योंकि अब इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है। अब हम इसको इक्वेशन के ज़रिए बताते हैं कि राउट लॉ आ गया। राउट लॉ के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउट लॉ जो होता है वो उसकी एक डेफिनेशन आ गई कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आ गया। डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x2 के। डेल पी क्या है, डेल पी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और x2 क्या है, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो आपके पास जो डेल पी है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, ये इक्वल होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो पी नाट के, पी नाट होगा वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और x2 क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब जो x2 है ये मोल फ्रैक्शन सल्यूट का है, इसका फार्मूला होता है n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n2 क्या है, n2 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, n1 है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, n2 यही आ गया। n2 क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो जो डिनोमिनेटर में n2 होगा इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास फार्मूला आएगा x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। अब ये जो x2 n2 डिवाइडेड बाई n1 है इसको हम पुट कर देंगे इस नंबर 1 इक्वेशन में। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास फार्मूला डेल पी इज इक्वल टू पी नाट, और x2 था, ये x2 था, x2 की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब जो n2 और n1 है यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट और सल्यूट हैं, इनका फार्मूला है n2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 होता है, और n1 W1 M1 होता है। आपने इसके अंदर पुट कर देने हैं और आपके पास मैस आप इसका निकाल लेंगे। हमने डिटरमिन करना है मोलर मैस ऑफ सल्यूट, तो आपके पास जो सल्यूट होना चाहिए वो शुड बी नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या, कि वॉलेटिलिटी, ये नहीं कि आप उसको ऊपर रखते जाएं तो वो खुद ही उड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। वोलेटाइल ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो वेपर्स उसके बहुत जल्दी बनते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, बहुत जल्दी वेपर्स के फॉर्म में हवा में उड़ जाता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कि उसमें से करंट ना पास हो सकता। अब हमारे पास सेकंड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ गई वो आपके पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन के वो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करने से उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर के तो कोई भी चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है, लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब लिक्विड तो बॉयल होना शुरू हो गया, लेकिन जब हम उसके बाहर से कोई भी सल्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे, और सल्यूट कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जब आप बाहर से इसको सल्यूट ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा हमें टाइम लगेगा बॉयल होने के लिए इसको, और वेपर प्रेशर भी इसका क्योंकि कम हो जाएगा, वेपर्स कम बनेंगे और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा वेपर प्रेशर बनने के लिए। क्यों, इसलिए क्योंकि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है तो आपके पास सॉल्वेंट को हम इजी जो है वो बॉयल कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर सल्यूट ऐड कर लेते हैं तो सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ज़रिए, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एवोपरेट होने के लिए। इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आ गई कि अब आपके पास ये बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया, ये आपके पास टेम्परेचर इस पे नोट कर रहे हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। अब देखेंगे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे वेपर प्रेशर को शो किया है। ए और बी जो है ये आपके पास जो कर्व है ये शो कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के कर्व को, और ये शो कर रहा है
सॉल्यूशन के कर्व को। ठीक है, अब ये देखें ये टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अब देखें जो प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट जो था वो 40 टेम्परेचर पे उसका जो था वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। 40 टेम्परेचर पे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। जब एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो तब ये चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये प्योर सॉल्वेंट था जो कि 40 टेम्परेचर पे बॉयल हुआ, लेकिन जैसे ही हम बाहर से सल्यूट इसके अंदर ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो अब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखें 40 से 60 पे पहुंच गया। ये मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए ये चीज़ टेम्परेचर लगाया है। ठीक है, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ये टेम्परेचर अब 40 से 60 हो गया, यानी टेम्परेचर अब ज़्यादा टेम्परेचर पे ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा और बॉयल होगा। तो ये आपके पास अब सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया। अब जो पहला टेम्परेचर था उसको T1 से ज़ाहिर किया, जो दूसरा था उसको T2 से। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आ गया डेल TB। डेल TB आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डेल TB इक्वल होता है T2 माइनस T1 के। डेल TB जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी मोलर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, M के M होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल TB प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आपके पास KB जो है ये कांस्टेंट आ गया बॉइलिंग पॉइंट का, और M आ गया। KB को साइड पे कर लें तो ये आपस में ऊपर नीचे आ जाएंगे। डेल TB का यूनिट है सेंटीग्रेड और इसका किलोग्राम पर kg मोल है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास क्या चीज़ आ गई जी, kg पर मोल। अब आपके पास KB जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और KB को हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन के लिहाज से उसका फार्मूला होता है मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1 बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो ये आपके पास मैस इजिकल टू W2 डिवाइड बाई M2, ये आपके पास इसका फार्मूला लगेगा। W2 आपके पास मैस ऑफ सॉल्यूट है, W1 जो है वो मैस ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम, M2 जो है वो मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो इस तरह हमने कहा कि मोलैलिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये मोलैलिटी का फार्मूला था उसको हमने किया। इसको हम जब फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन डेल TB इजिकल टू KBM, M के अंदर हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ गई। M2 को आप साइड पे करें और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, M को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मैस को, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट को, अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता हो तो। अब इसकी मेजरमेंट आ गई। मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट की मेजरमेंट होती है, ये मेथड होता है लैंड्सबर्गर मेथड, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था लैंड्सबर्गर ने और मॉडिफाई करवाया था वॉकर ने। इसका जो ऑपरेटस है ये 4 मेजर पार्ट पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इनर ट्यूब होल इनसाइड ग्रेजुएटेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक इनर ट्यूब होती है, ये इनर ट्यूब है ये वाली, ठीक है, और ये ग्रेजुएटेड होती है, इसके ऊपर सेंटीमीटर में निशान लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट चीज़ आ गई, ये चीज़। नंबर 2 कौन सी चीज़ आ गई, बॉइलिंग फ्लास्क जो कि सॉल्वेंट वेपर्स को भेजेगी ग्रेजुएटेड ट्यूब में थ्रू रोज हेड के ज़रिए। ठीक है, अब ये नंबर 2 आ गई। ठीक है, इसके अंदर ये होल होते हैं, यहाँ से सॉल्वेंट आएगा और इन होल्स के ज़रिए इसके अंदर चला जाएगा। ये जो ग्रेजुएटेड फ्लास्क है इसके अंदर सॉल्वेंट पहले का मौजूद होगा और बाहर से हम सॉल्वेंट वेपर भेजेंगे ताकि जो अंदर वाला सॉल्वेंट है वो गर्म हो सके और ये बॉयल हो सके। तीसरा क्या है, आउटर ट्यूब इट रिसीव हॉट सॉल्वेंट वेपर्स कमिंग फ्रॉम द साइड होल ऑफ द इनर ट्यूब। एक आउटर ट्यूब आ गई, ये वाली आउटर ट्यूब है। ठीक है, ये जो आउटर ट्यूब है, ये जो ग्रेजुएटेड आपके पास ट्यूब होगी, इसके बाहर एक होल होगा। इस होल के ज़रिए ये जो आपके पास जो सॉल्वेंट होगी ना, जो वेपर्स बॉयल हो रहे होंगे, ये बाहर की तरफ निकलेंगे और यहाँ से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। और नंबर 4 आपके पास थर्मोमीटर आ गया, जो कि आपके पास 0.01 केल्विन तक
रीडिंग दे सकता है, जिसको हम बैकमैन थर्मामीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होगा, प्रोसीजर यहाँ से देख के आप देखें। सबसे पहले जो इनर ट्यूब है जो ग्रेजुएटेड है, इसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद होगा। ठीक है, इसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। अब आपने बाहर से सॉल्वेंट वेपर्स इसके ज़रिए भेजे, यहाँ से सॉल्वेंट वेपर अंदर जाएंगे, वो वेपर्स इस सॉल्वेंट को बॉयल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये वाला सॉल्वेंट बॉयल होगा। जब ये सॉल्वेंट बॉयल होगा तो बॉयल होने के बाद जो थर्मामीटर है उस पर रीडिंग आ जाएगी कि कितने टेम्परेचर पे ये बॉयल हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सॉल्वेंट वेपर्स को कट ऑफ कर देना है, इनको हटा देना है। हटाने के बाद इसके अंदर आपने सल्यूट को ऐड करना है। जब सल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट और सल्यूट मिलके ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो सॉल्यूशन होगा उसका आपने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। पहले आपने सल्यूट का मैस निकाल लिया। सल्यूट का मैस निकालने के बाद आप इसके अंदर इसको पुट करेंगे। बाहर से यहाँ से सॉल्वेंट वेपर दोबारा से भेजना शुरू कर देंगे। जब सॉल्वेंट वेपर्स इसके अंदर भेजेंगे तो अब सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब सॉल्यूशन को आपने देखना है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल हुआ है। तो आपने वो टेम्परेचर जो होगा ये बैकमैन थर्मामीटर के ज़रिए पहले सॉल्वेंट का निकाला, अब अपने सॉल्यूशन का निकालना है। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट जल्दी बॉयल हो जाएगा, सॉल्यूशन कुछ टाइम लगेगा उसको बॉयल होने में। तो पहला टेम्परेचर T1, दूसरा आपने T2 लगा के फार्मूले में पुट करके और ये आपने आंसर इसका निकाल देना है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर में आपके पास आपने ये सॉल्वेंट को आपने ग्रेजुएटेड ट्यूब में डाला, वो आपने सॉल्वेंट वेपर्स इसके अंदर भेजने हैं, सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड आपने कर लेना है। वो आपके पास पहला टेम्परेचर आ गया। फिर आपने उसके अंदर जो सल्यूट है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसको सबसे पहले वेट करना है और बाहर वाले वेपर्स को कट ऑफ करके उसके अंदर सल्यूट की क्वांटिटी को आपने इसके अंदर इनर ट्यूब में डाल देना है सॉल्वेंट के अंदर, और फिर से आपने सॉल्वेंट वेपर्स को सप्लाई करना है। तो दोबारा जो आप टेम्परेचर T2 निकाल लेंगे और आपने ये फार्मूले के अंदर इन सब चीज़ों को पुट करके मोलर मैस निकाल लेना है। तो नेक्स्ट हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अल्लाह हाफिज़।